सबको राम राम भाई। सबको नमस्ते, सबका स्वागत। आज राम। थर्सडे है। राम राम बेटा। ऑर्गेनन डे है। और ऑर्गेनन में हमारा ग्रुप कौन सा चल रहा है? ग्रुप चल रहा है हमारा 245 से 251 तक का, जी 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 बॉस। जिसमें मोड ऑफ यूजिंग द रेमेडीज बता रहे हैं। और एक नोट भी लिखा है इसमें, रिपीटेशन ऑफ द डोजेज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एक्सपीरियंस, ये फुट नोट भी। और इस तरह से हम दीपशिका कौन से उस पे थे, एफोरिज्म पे? डॉक्टर टू प्रशांत, हो गया था अभी। अमित भाई। 248 तो हमने कर लिया था। हाँ, उस दिन एक ही राम हुआ था। राम जी। राम राम बेटा। हाँ, हाँ बेटा। 250 स्टार्ट होएगा आज। 248, 249 नहीं होएगा क्या बेटा? हो गया था वो, फुटनोट भी हो गए थे। अच्छा हाँ, 136 भी हो गया था फुट नोट तो। और 250 चलेगा। चलो गुड। तो 250 और 251 इस ग्रुप के बचे हैं। 250 में एनिमैन साहब कह रहे हैं, व्हेन द ऑब्जर्वेंट प्रैक्टिशनर हु एक्यूरेटली इन्वेस्टिगेट द स्टेट ऑफ द डिजीज, इट इज एविडेंट in urgent cases after the lapse of only 6, 8 or 12 hours that he has made a bad selection in the medicine last given, in that the patient's state is growing perceptibly, however slightly worse from hour to hour, by the occurrence of new symptoms and suffering. It is not only allowable for him, but it is his duty to remedy his mistake by the selection and administration of a homeopathic medicine, not merely tolerably suitable, but the most appropriate possible for the existing state of the disease. ये बेसिकली वो चल रहा था डिस्कशन पिछले 248 249 के थ्रू के, अगर 249 स्पेशली के अगर आपकी मेडिसिन गलत चुन ली गई और उसमें साइड इफेक्ट आ गया या उसमें रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ केस चला गया, तो उसी क्रम में 250 में हनीमैन साहब कह रहे हैं कि यदि एक ऑब्जर्वेंट प्रैक्टिशनर हु एक्यूरेटली इन्वेस्टिगेट द स्टेट ऑफ द डिजीज, जिसने या जो इन्वेस्टिगेट करता है अच्छे तरह से स्टेट ऑफ डिजीज को, इट इज एविडेंट, ये उसके लिए क्लियर होता है एक तरह से इन अर्जेंट केसेस में, उसके लिए क्लियर हो जाता है इन अर्जेंट केसेस में कि जैसे ही केवल 6 या 8 या 12 घंटे गुजरते हैं डॉक्टर दीपशिका जी, तो उसको बैड सिलेक्शन है या राइट है ये उसको पता चल जाता कि बैड सिलेक्शन है, यदि उसका मेडिसिन का है जो लास्ट में दी है, कि उस पेशेंट की स्टेट में लगातार ग्रो बढ़ रहा है, परसेप्टिवली एक बीमारी बढ़ती नजर आ रही है, भले चाहे वो स्लाइटली आ रही हो, धीरे धीरे आवर बाय आवर बढ़ रही हो चाहे, लेकिन उसे पता चल जाता है कि ये बढ़ रहा है केस बाय द अकरेंस ऑफ न्यू सिम्टम्स एंड सफरिंग्स। क्यों? क्योंकि उसमें नए सिम्टम्स और सफरिंग्स आते हुए दिखते हैं। तब कह रहे हैं हनीमैन साहब उस फिजिशियन के लिए कि इट इज नॉट ओनली अलावेबल फॉर हिम, ना केवल उसके लिए अलाउ किया जाएगा ये केवल, बल्कि उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी इस गलती का उपचार करे, इस गलती को करेक्ट करे, रेमेडी करे अपनी इस मिस्टेक्स की, अपनी गलती की, किसके द्वारा? सेलेक्ट करके और एडमिनिस्टर करके एक होम्योपैथिक मेडिसिन को, ना जो मात्र टॉलरेबल सुटेबल ही ना हो परंतु मोस्ट अप्रोप्रिएट भी हो पॉसिबली फॉर द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द डिजीज। अब ये जो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द डिजीज है, इसमें दोनों वो मिलेंगे सिम्टम्स, जो उसके बिगड़े हुए आए वो भी और जो उसके नेचुरल थे पुराने वो भी। 167 एफोरिज्म में इसका कुछ संज्ञान दिया है, उसको वहां चल के एक बार देख लेते हैं। 167 एफोरिज्म में कह रहे हैं हनीमैन साहब कि thus if there occur during the use of this imperfectly homeopathic remedy first employed accessory symptoms of some moment, then in the case of acute disease we do not allow this first dose to exhaust its action nor leave the patient to the full duration of the action of remedy.
167 में बहुत अच्छा सा बताया 250 से कोरिलेट करते हुए कि यदि एक इम्परफेक्टली होम्योपैथिक रेमेडी पहली बार दे दी गई और उसमें एसेसरी सिम्टम्स आने लगे, कुछ मोमेंट में एसेसरी सिम्टम बोले तो दवाई के अपने, इन द केस ऑफ एक्यूट डिजीज, और खास करके एक्यूट डिजीज की बात यहाँ स्पेशली हुई थी, इनके माध्यम से कह रहे हैं हम अलाउ नहीं कर सकते पहली खुराक देने के बाद केस को एग्जॉस्ट होने का इंतजार करें, या इसका जो फुल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इस रेमेडी का तब तक रुके रहें, ऐसा नहीं करना। बट वी इन्वेस्टिगेट ए फ्रेश द morbid state in its now altered condition and add the remainder of the original symptoms to those newly developed in tracing a new picture of the disease। बल्कि हमें यहाँ क्या करना है, यही हमें 250 में भी करना है, वही हमें यहाँ 167 में बताया कि हम इन्वेस्टिगेट करें उस केस को फिर से, मॉर्बिड स्टेट को उसकी, और जो उसकी अल्टर्ड कंडीशंस है उनको फिर से हम अच्छे से निरीक्षण करें उनका, और हम ऐड द रिमाइंडर ऑफ द ओरिजिनल सिम्टम्स, जो ओरिजिनल सिम्टम्स जो हैं नेचुरल डिजीज के उनके साथ उनको जोड़ लें, और उस टोटलिटी को बना करके न्यूली डेवलप्ड जो हुए हैं उनके साथ जो मिला करके टोटलिटी बना करके डिजीज पिक्चर बना करके डिजीज की, तब एक एप्रोप्रिएट मेडिसिन को हमें तुरंत देना चाहिए। जो 250 में कहा एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द डिजीज, तो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द डिजीज में ये दोनों होंगे, एसेसरी सिम्टम्स प्लस न्यूली डेवलप्ड सिम्टम्स के रूप में, और उसके रिमाइंडर ऑफ द ओरिजिनल डिजीज के सिम्टम। तो यहां हमें एक रीसिलेक्शन करना होता है। तो एक तरह से 3 भाव आए थे पहले भी, अगर मेडिसिन देने के बाद पेशेंट में बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं हो रही है और आपको लग रहा है मेडिसिन गलत है, तो आप आराम से उसकी नई मेडिसिन चुन लो, और यदि मेडिसिन देने के बाद उसका थोड़ा एग्रेशन वोलेंसी बढ़ गई है केस की, तो उसे तुरंत उसको एंटीडोट करो। और दूसरा उसी से मिलता जुलता 250 में भी कहा कि यदि लग रहा है कि वो घंटा दर घंटा बढ़ता जा रहा है बीमारी कम होने की जगह, तो वहां भी आप उसको दोनों को मिला करके पिक्चर में एक नई मेडिसिन सिलेक्ट करो भाई जी। 251 में कह रहे हैं देयर आर सम मेडिसिन, ये बहुत अच्छा आएगा अल्टरनेटिंग एक्शन के रूप में। देयर आर सम मेडिसिन फॉर एग्जांपल इग्निशिया, आल्सो ब्राइनिया एंड रस्टॉक एंड समटाइम्स बेलाडोना, whose power of altering men's health consists chiefly in alternating actions। बेसिकली कुछ मेडिसिन हैं जैसे इग्निशिया, ब्राइनिया, रस्टॉक्स और बेलाडोना का एग्जांपल दे रहे हैं हनीमैन साहब। इनमें एक पावर होती है कि ये जो इंसान के जो स्वास्थ्य को अल्टर करते हैं, ये अल्टरनेटिंग एक्शन के तहत करते हैं। अल्टरनेटिंग एक्शन का मतलब है इनमें दोनों ही एक्शन पैदा करने की क्षमता होती है। मतलब किसी मेडिसिन में कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों पैदा कर सकती है वो, या जैसे ब्राइनिया, इग्निशिया, रस्टॉक्स, इनमें इनकी अगर हम पिक्चर पढ़ेंगे उनसे भी भाव मिलेगा। तो भाव ये है कि इसमें दोनों एक्शन मिलते हैं किसी किसी मेडिसिन की पैथोजेनेसिस के दौरान मेडिसिन की। अब जब आप सिमिलिमम कर रहे थे तो उसने डेटा के साथ कौन सी शेड पैदा करी है मरीज में, वो फिर आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि ये सिमिलिमम हुई है या एंटी रिलेशन में हो गई, जबकि मेडिसिन है करेक्ट डॉक्टर दीपशिखा जी। लेकिन अपने अल्टरनेटिंग एक्शन के रूप में कहीं कहीं तो वो सिमिलिमम बैठ जाती है तुरंत, और कहीं कहीं वो एंटीपैथी की तरह काम करती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी को मान लो लूज मोशन हो रहे हैं, और उदाहरण ही ले रहा हूं मैं, ब्राइनिया दोनों चीज करती है, मान लो लूज मोशन भी और कॉन्स्टिपेशन भी। तो जब ब्राइनिया आपने उसको खिलाई, तो यदि ब्राइनिया का अपना कॉन्स्टिपेशन पैदा करने वाला एक्शन वहां उस मरीज के साथ सिमिलिमम हो गया डायरिया वाले के साथ, तो ये एंटीपैथी का रिलेशन हो जाएगा। और यदि ब्राइनिया की शेड या ब्राइनिया का एक्शन डायरिया वाला सिमिलिमम हो गया उस डायरिया के मरीज से, तो ये
ये राइट रेमेडी हो जाएगी ब्राइन यही। तो ये कुछ मेडिसिन में अल्टरनेटिंग एक्शंस आते हैं, इनके बारे में एनीमैन साहब बताएंगे। कह रहे हैं ए काइंड ऑफ प्राइमरी एक्शन सिम्टम्स दैट आर इन पार्ट अपोज टू ईच अदर। उनके प्राइमरी सिम्टम्स जो आते हैं प्राइमरी एक्शन के, वो एक दूसरे को अपोज करते हैं कई बार अपनी ही मेडिसिन के, अपने ही उसके मेडिसिन के। Should the practitioner find on prescribing one of these selected on strict homeopathic principles that no improvement follows, so he will in most cases soon effect his object by giving bracket में कह रहे हैं in acute diseases even within a few hours a fresh and equally small dose of same medicine। तो इन मेडिसिन, अगर ये मेडिसिन निकल के आ रही है आपके कहीं प्रेस्क्रिप्शन के दौरान, सिलेक्शन के दौरान, तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जब प्रैक्टिशनर इसको प्रेस्क्राइबिंग के लिए इनमें से किसी एक को खोज के लाता है, सिलेक्ट करते हुए इसको स्ट्रिक्ट होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के आधार पर, फिर भी उसे अगर लगता है कि इंप्रूवमेंट आया नहीं, जबकि मैंने नियम सारे फॉलो करे, सारी बढ़िया टोटलिटी बनाई है, मेडिसिन तो यही है, लेकिन इंप्रूवमेंट आया नहीं, तो कह रहे हैं कि ही विल इन मोस्ट केसेस सोन इफेक्ट हिज ऑब्जेक्ट बाय गिविंग ए फ्रेश एंड इक्वली स्मॉल डोज ऑफ द सेम मेडिसिन। तो उसको वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है जल्दी ही इसको असरदार बनाने में, यदि वो फ्रेश और इक्वली स्मॉल, यहाँ डायनामाइज नहीं करी है, यहाँ सेम पोटेंसी की आई है, इक्वली स्मॉल। अगर स्मॉल डोज में अगर हम पोटेंसी को जोड़ेंगे तो ऐसा होगा, नहीं तो अभी इसमें थोड़ा गुंजाइश देंगे कि ये डोज स्मॉल का ये यानी कि सिंगल ग्लोब्यूल ही, या इसको स्टेप अप भी नहीं करने के लिए कहा। हाँ। तो यदि वहां फ्रेश और इक्वली स्मॉल डोज दे दें सेम मेडिसिन की, तो उसका वो दूसरे वाला एक्शन प्राइमरी के रूप में उस पर सिमिलिमम हो जाता है मरीज के ऊपर, और इम्प्रूवमेंट आ जाता है। और क्रॉनिक केस में तो यह है कि आप देने के बाद खुद ही इंतजार करते हो दीपशिखा, तो वो पता चला पहले तो उसने प्राइमरी एक्शन अपोजिट वाला करा था, लेकिन अगले दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन उसका दूसरे वाला अल्टरनेटिंग एक्शन आके वो सिमिलिमम हो गई अपने आप। क्रॉनिक केस में तो ये खतरा होता नहीं ज्यादा, या अड़चन नहीं आती। लेकिन अगर एक्यूट केस है, तो एक्यूट केस में चूंकि तुरंत ही हमें रिजल्ट चाहिए होता है, तो वहां अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो वहां आप एक खुराक फिर से दे दो, तो कुछ एक घंटे में ही वो फिर अपने राइट ट्रैक पे आ जाती है। हाँ जी। 137 फुटनोट में कह रहे हैं, एज आई हैव मोर पर्टिकुलरली डिस्क्राइब्ड इन द इंट्रोडक्शन टू द इग्निशिया इन मैटेरिया मेडिका प्यूरा। मैटेरिया मेडिका प्यूरा के वॉल्यूम फर्स्ट में हैनीमैन साहब ने हर मेडिसिन का वो इंट्रोडक्शन देते हैं जैसे, तो वहां इग्निशिया के अल्टरनेटिंग एक्शन को अच्छे खासे तरीके से डिस्क्राइब करा, तो इसकी जानकारी हम वहां भी ले लेंगे। वॉल्यूम फर्स्ट में है, मैंने पेज भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 674 है। इग्निशिया के को एग्जाम्पल मान के अल्टरनेटिंग एक्शन को बड़े अच्छे से समझाया हैनीमैन साहब ने कि क्या होते हैं ये, मैटेरिया मेडिका प्यूरा में बताया। तो इस तरह से हमारा जो ग्रुप है ये एफोरिज्म का, मोड ऑफ यूजिंग द रेमेडीज का पूरा हुआ। 245 से 251 तक था ये। नेक्स्ट ग्रुप चलेगा 252 से 256, 252 से 256 तक कह रहे हैं साइन ऑफ कमेंसिंग इंप्रूवमेंट। अब देखो गजब की बात है, मेडिसिन चलो आपने सही दे दी, अब हाँ जी, डोज को लेकर के भी, अल्टरनेटिंग एक्शन को लेकर के ध्यान में रखे भी, सब चीजों का ध्यान रखते हुए स्टेप अप करके भी दे दी। अब आगे क्या बचता है हमारे लिए कि अब हम आगे बढ़े कि किस तरह से इंप्रूवमेंट की शुरुआत हमें देखने को मिलेगी। तो वो इंप्रूवमेंट कैसे देखने को मिलेगा 252 से 256 में कह रहे हैं हैनीमैन साहब। 252 में कह रहे हैं कि बट should we find during the employment of the other medicines in chronic and psoriatic diseases that the best selected homeopathic
यानी कि एंटीसोरिक मेडिसिन इन द सुटेबल यानी कि माइन्यूटेस्ट डोज डज नॉट इफेक्ट एन इम्प्रूवमेंट, दिस इज ए श्योर साइन that the cause that keeps up the disease still persist and that there is some circumstances in the mode of life of the patient or in the situation in which he is placed that must be removed in order that a permanent cure may ensue. क्रोनिक केस के लिए कितनी अच्छी बात बताई इनमें साहब ने यहाँ कि यदि हम ये पाते हैं कि खास करके जब मेडिसिन क्रोनिक डिजीज के लिए हमने एम्प्लॉय करी हो, सोरिक केस के लिए एम्प्लॉय करी हो और बेस्ट सिलेक्टेड होम्योपैथिक करी हो यानी कि एंटीसोरिक भी दी हो और मेडिसिन सुटेबल भी दी हो यानी कि माइन्यूटेस्ट डोज भी दी हो और फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो ये श्योर साइन है, पक्की बात है ये दीपशिखा कि डिजीज यदि अभी भी बना हुआ है एक अच्छी दवाई देने के बाद सही डोज में, तो कुछ ना कुछ उस इंसान के सर्कमस्टांस गड़बड़ है मोड ऑफ लाइफ में। पेशेंट की कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जो उसको ऐसी जगह रखा गया हुआ है जो उसको ट्रिगर कर रही है उसकी बीमारी को, क्रोनिक को। बस ये तो दो पार्ट हो गए ना। एक तो जैसे अ श्योर साइन दैट द कॉज डिजीज स्टिल परसिस्ट, तो यहाँ पे मतलब वो एलिमेंट फ्रॉम अभी भी है। हाँ, और हाँ नहीं उसमें डिजीज परसिस्ट कर रहा बेटा, अभी डिजीज परसिस्ट कर रहा, एलिमेंट फ्रॉम तो आएगा। डिजीज परसिस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि एलिमेंट फॉर्म जो उसे पैदा कर रहा जो कोज है वो बना हुआ है, ऐसे मानो आप। हाँ क्या कहना चाह रहे? मतलब जैसे कि ये यहाँ पे हमें लग रहा है कि 2 पॉइंट दिया है कि ये शॉर्ट साइन है कि कॉज जो जिसने डिजीज को जिंदा जो जिसकी वजह से डिजीज अभी है वो कॉज भी है यानी वो एलिमेंट भी है, और दूसरा तीसरा एंड देयर इज सम हाँ नहीं बिल्कुल मैं क्लियर हो गया, बिल्कुल थैंक यू। मेंटेनिंग कॉज भी है या तो हाँ लेकिन बात तो समझो यहाँ अभी जी, अगर कॉज परसिस्ट कर रहा है, हाँ जी, हाँ इसमें बल्कि कॉज सर्कमस्टांस ऑफ मोड ऑफ लिविंग और सिचुएशन तीनों, इसका मतलब कहीं ना कहीं तीन में से या तीनों उसकी गड़बड़ है। या तो वो डिजीज का कॉज परसिस्ट कर रहा अभी, कोज का फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे कोज को, इसको देखो अगर आपने एंटीसोरिक दी है तो सोरा तो परसिस्ट कर नहीं रहा क्योंकि आपने एंटीसोरिक कर दी। ये कोज वो है जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, जो बदप्रेजी जो डाइट एंड रेजिमेंट में गड़बड़ कर रही है, जो चीज जो एलिमेंट फ्रॉम जो आप कह रहे हो। मान लो किसी इंसान को एक मिनट में किसी इंसान को ऑनर वुंडेड से दिक्कत आई है और उसका ऑनर वुंडेड बार बार हो रहा अभी भी, ऐसा भाव है। अमित कुछ कह रहे हैं अमित शर्मा भैया? बस ये है मेंटेनिंग कॉज को लेकर बात ये है कि एलिमेंट तो हो था या चला गया या रहा, लेकिन ये बात है कि वो जो उस चीज को दिक्कत कर रहा है दिस इज मेंटेनिंग कॉज के अभी चाहे उसकी डाइट एंड रेजिमेंट की वजह से, चाहे उसके घर की वजह से, चाहे कुछ वजह से, मेंटेनिंग कॉज की बात है ये। हाँ उसका मेंटेनिंग कॉज बना हुआ है जी। हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों है यहाँ पे कि या तो एलिमेंट भी है और जो मोड ऑफ लिविंग की वजह से या जिस सिचुएशन में वो देखो प्लेस है वो एलिमेंट तो बेटा यहाँ कह के ही नहीं चले क्योंकि क्रॉनिक की बात कर रहे हैं पहले। यहाँ मेंटेनिंग कॉज का भाव बहुत उभर के आएगा जो भैया ने बताया के सेंस में बोल देना है, लेकिन एलिमेंट का मतलब मेरा वही कि जैसे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर या जिस भी वजह से है वो क्रॉनिक डिजीज आई है। हाँ अच्छा मेंटेनिंग कॉज कौन कौन से हो सकते हैं पहले इस पे बात करते हैं तब क्लियर हो जाएगा हमारा। मेंटेनिंग कॉज में जैसे जिस जगह पे वो रह रहा है सबसे इम्पोर्टेंट है ना, प्लेस पे जिस जगह पे रह रहा है। और मेंटेनिंग कॉज हो सकता है कि जो सर्कमस्टेंस है, मान लीजिए कोई फैक्टर है जो उसको ट्रिगर करता है, जैसे मान लीजिए कोई उसको ह्यूमिलिएट कर रहा है, ऑफिस जॉब है, जॉब छोड़ नहीं सकता, बॉस ह्यूमिलिएट करे बिना मान नहीं सकता, तो ये भी मेंटेनिंग कॉज है ना। अब वो नमी की जगह रह रहा है, नमी उस बीमारी को बढ़ाने में सहयोग कर रही,
जी। तो वो वहीं जी। रह रहा है, मार्सी डिस्ट्रिक्ट में रह रहा फॉर एग्जाम्पल। हाँ। तो बेसिकली इसलिए अमित भैया ने जो वर्ड दिया है, हाँ। ये मेंटेनिंग कॉज का भाव बहुत जबरदस्त है। एलिमेंट तो कहीं ना कहीं से शुरू होती ही है, तो आप कह रहे हैं ना एलिमेंट फ्रॉम तो है ही। दीक्षिका हमें मेंटेनिंग तो समझ में है, हम इसकी बात नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं हमें लग रहा है दो चीजें बोली, जैसे आप लोग बोल रहे हैं ना एक चीज मेंटेनिंग कॉज ही है, हमें ऐसा महसूस हो रहा पढ़ के कि शायद दो चीजों के बारे में बात हो रही है, कि एक तो मेंटेनिंग कॉज है ही, हाँ साथ में ये जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर या जिस वजह से शुरू हुआ शायद उसकी भी बात हो रही है। हाँ, उसका भाव आए तो सही। जी जी बस। दीक्षिका बात समझो। पवन भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर हमारी क्या नाम है, ये हमारी क्रोनिक डिजीज की बात चल रही है। अगर हम एक्यूट कहें तो एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन चीफ एंड सबऑर्डिनेट हो सकता है, ठीक मेरा है, वो टर्म एक्यूट गलत में है हो बस, जाएगा, टर्म मेरा है गलत ना। है, एलिमेंट फ्रॉम हाँ, नहीं बोलना है नहीं हमें। टर्म की बात नहीं है, बात यहाँ पर यही है कि इस चीज को हम यही कहेंगे, ये है मेंटेनिंग कॉजेज के बारे में। जब तक आप उसके जिंदगी से वो मेंटेनिंग कॉज नहीं हटाओगे, उसको अच्छा। बार बार गुस्सा आता रहेगा, बार बार वो चीज में फंसेगा, उसको बार बार कोई ह्यूमिलिएट करेगा, बार बार वो चीज में फंसेगा। तो इसको प्रेसिपिटेटिंग कह दो, लेकिन इसको जो डॉक्टर हेनिमैन साहब ने कहा है वो है मेंटेनिंग कॉज। 3 कॉज हुए, दो तो कॉज हुए, 2 हुई एलिमेंट। देखो एलिमेंट फ्रॉम तो एक हो गई सीधे, फिर 2 कॉज हुए, फंडामेंटल कॉज और मेंटेनिंग कॉज। फंडामेंटल कॉज होता है मियाज्म, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, वो कवर कर लिया। अब बचा मेंटेनिंग कॉज। मेंटेनिंग कॉज होता है उसके डाइट एंड रेजिमेंट का बना रहना, उसके सर्कमस्टांस का बना रहना, उसका किसी ऐसे स्थान पे बना रहना। तो ये 3 अलग अलग ऐसे बटेंगे। एलिमेंट फ्रॉम है ही है जिससे बीमारी शुरू हुई, जी। फिर उसके पीछे क्या फंडामेंटल कॉज था, वो उसे क्रोनिसिटी में ले जा रहा है या उसको नहीं ले जा रहा, एक बात। दूसरी बात, और अगर एलिमेंट फ्रॉम के बाद फंडामेंटल कॉज मिल गया, कोई उससे जुड़ गया, सोरा या सिफिलिस या साइकोसिस डेवलप, तो अब उसमें क्रॉनिक हो गया वो। ठीक, अब वो क्रॉनिक हो चुका है, लेकिन अब यदि उसका कोई मेंटेनिंग कॉज फिर भी बना हुआ है, तो ऐसे समझ में आ रही है मुझे तो बेटा। और अगर आपके वर्ड्स और साफ हो सकते तो वेलकम। नहीं बस ठीक है। हाँ, तो और मैं लाइन पढ़ देता हूं फिर। कह रहे दिस इज श्योर साइन दैट द कॉज दैट कीप्स अप, ना के कॉज अप, ना के ट्रिगर अप, कह रहे कीप्स अप, बनाए रखने के लिए इस डिजीज को स्टिल परसिस्ट कर रहा है, and that there is some circumstance in the mode of life of the patient or in situation in which he is placed that must be removed in order that a permanent cure may ensue. उसका परमानेंट क्योर हो जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके मेंटेनिंग कॉज को दूर किया जाए उसके जीवन से। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह से खुल के समझ में आ रही हैं। और पॉइंट है किसी भाई का, यहाँ किसी भाई बहन का कोई और कोई अपनी बात रखना चाह रहा है? बस समझ में आ गया, ये मेंटेनिंग ही है, समझ में आ गया। हाँ, नहीं मैं और से भी है बेटा। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 253 एफोरिज्म में कह रहे हैं, अमंग द साइंस दैट in all the diseases, especially in such as are of an acute nature, inform us of a slight commencement of amelioration or aggravation that is not perceptible in everyone. The state of mind and the whole demeanor of the patient are the most certain and instructive. Among the signs that in all diseases, especially in such as are of an acute nature, वो जो एक्यूट नेचर के, एक्यूट स्वभाव के जो डिजीज है विशेष रूप से, उनके भी उनमें उनके मध्य में जो संकेत आते हैं, खास करके एक्यूट नेचर की डिजीज के बीच से जो सिग्नल मिलते हैं, वो हमें इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्म अस ऑफ ए स्लाइट कमेंसमेंट ऑफ एमिलिएशन और एग्रावेशन दैट इज नॉट परसेप्टेबल टू एवरीवन। एक्यूट नेचर के डिजीज में हमें कुछ स्लाइट जो कमेंसमेंट होती है, थोड़ा सा भी शुरुआत, चाहे वो आराम आने की शुरुआत हो, चाहे वो एग्रावेशन की शुरुआत हो, हल्की सी शुरुआत भी हमें
परसेप्टेबल हो जाती है, जो हर एक को नहीं मिल होती, जो हर कोई नहीं पहचानेगा, आप उसे पकड़ लोगे, खास करके कहा, एक्यूट नेचर के डिजीज में। दैट स्टेट ऑफ माइंड एंड होल डिमीनर ऑफ द पेशेंट आर द मोस्ट सर्टेन एंड इंस्ट्रक्टिव। और यहाँ पर उस व्यक्ति का माइंड और उसका पूरा का पूरा हाव भाव, डिमीनर, डिमीनर का मतलब होता है बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार है, कैसे उसकी मनोस्थिति है, उस लेवल पे हम जाके पकड़ लेते हैं कि आराम की शुरुआत हो गई है या आराम नहीं आया, अभी परेशानी बढ़ गई है। ये मोस्ट सर्टेन रूप से इंस्ट्रक्टिव है हमारे लिए। इन द केस ऑफ एवर सो स्लाइट एन इम्प्रूवमेंट वी ऑब्जर्व ए ग्रेटर डिग्री ऑफ कंफर्ट, इंक्रीज कामनेस एंड फ्रीडम ऑफ द माइंड, हायर स्पिरिट। एमुलेशन का डिमीनर ये बताया है नीमैन साहब ने कि अगर एमुलेशन आया, हल्का सा भी इंप्रूवमेंट होकर के हुआ, तो हम देखेंगे मरीज को ग्रेट डिग्री ऑफ कंफर्ट महसूस होगा, उसकी कामनेस बढ़ेगी, उसका फ्रीडम ऑफ माइंड होगा और हायर स्पिरिट होगी उसकी। ए काइंड ऑफ रिटर्न ऑफ द नेचुरल स्टेट, ये इशारा है कि उसकी एक नेचुरल स्टेट वापस लौट रही है दवाई देते ही। इन द केस ऑफ एवर सो स्मॉल ए कमेंसमेंट ऑफ एग्रावेशन वी हैव ऑन द कंट्रेरी द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ दिस, ए कंस्ट्रेन्ड, हेल्पलेस, pitiable state of the disposition of the mind, of the whole demeanor and all gestures, postures and actions which may be easily perceived on close observation but cannot be described in words। दूसरी तरफ अगर थोड़ी सी भी शुरुआत उसकी बीमारी के एग्रावेशन की हुई, एक्यूट केस का जरूर हम यहाँ बड़ा ध्यान रख के चलें, एक्यूट केस में बड़े मजेदार इंफॉर्मेशन है ये इंस्ट्रक्शन के रूप में। अगर थोड़ी सी भी शुरुआत एग्रावेशन की होगी तो उसके विपरीत, जो हमें एमुलेशन में दिख रहा था उसके विपरीत कंस्ट्रेंट बढ़ जाएगा उसका, यानी कि रेस्ट्रिक्ट द मोशन। जो कहते हैं ना, ये तो यार पहले थोड़ा बहुत खेल कूद भी रहा था, अभी और भी शांत सा हो गया। हेल्पलेसनेस बढ़ जाएगी, पिटिएबल स्टेट ऑफ द डिस्पोजिशन हो जाएगी ऑफ द माइंड, द होल डिमीनर, उसके जेस्चर, पोस्चर, एक्शन सभी आसानी से परसीव किए जा सकते हैं क्लोज ऑब्जर्वेशन से। लेकिन ऐसे होंगे वो ऑब्जर्वेशन से कि उनको अभी शब्द नहीं दे सकते आप कि हाँ आराम आ गया, कैसे आ गया बता दो भाई, ये अभी नहीं, ये नहीं बता सकते। या कैसे बताएं उसके चेहरे की रौनक बढ़ गई, हम बोल भी देते हैं कि देखो चेहरे की रौनक सी बढ़ गई है। तो कई बार वो मरीज भी शब्दों में नहीं बता सकता, लेकिन वो सिर्फ इतना कहता कि हाँ साहब अच्छा सा लग रहा, बल्कि अच्छा सा लग रहा में भी शब्द आ गए। उससे भी पहले आपके उसके जेस्चर से भी, पोस्चर से, जेस्चर से, एक्शन से आप पकड़ सकते हो। वो है डिमीनर उसका। जी। हाँ, इस पे 138 फुटनोट है, बहुत ही खूबसूरत फुटनोट है भाई, ये बार बार पढ़ने को मन करता। हाँ भैया, हाँ भैया। इसका एग्जाम्पल सब बच्चों के लिए, मतलब हम लोगों ने, सब लोगों ने लाइव देखा है, सारी चीजें देखी हैं। मतलब हम अपने केसेस में देखते हैं, आपको ध्यान, एक दो केसेस में दवाई देते ही पेशेंट कहने लगता है कि हाँ जी चलो डॉक्टर साहब मजा आ गया, डालते ही जीप पर डालते ही। तो उसमें ऐसा नहीं है कि बीमारी खत्म हो गई, लेकिन एक्यूट केस में वो तुरंत ही बता देता है। और स्पिरिट टू वर्क, और वो आप लोगों को ध्यान होगा जब आप लोगों ने SCPH करी थी तो एक मैडम को क्लास में बैठे बैठे खांसी आ रही थी, बहुत तेज खांसी आ रही थी। और सर ने उनसे पूछा कि भाई बताओ क्या है। तो उसमें होने के बाद जैसे ही दवाई रखवाई, सर ने कहा कि ठीक है थोड़ी सी देर आराम करो, और विदिन 10 मिनट या कितनी देर में सर ने दोबारा पूछा कि इतनी देर में खांसी उठी ही नहीं उनको। और वो पेशेंट जो बहुत परेशान थी, वो बैठ के क्लास कर रही है, वो काम कर रही है। बेसिक बात यहाँ पर यही आती है कि जो हमारी स्पिरिट है
जो हमारी स्पिरिट है टुवर्ड्स आवर वर्क, आवर ड्यूटी, वो वापस आएगी हाँ, उस आपके जेस्चर विद में इन दिखेगा, सेकंड्स आ जाएगी। जेस्चर में हाँ जी, दिखेगा, हाँ पोस्चर में दिखेगा, एक्शंस में दिखेगा, ना कि अभी वर्ड्स में भी आया है। अभी वर्ड्स बस में भी नहीं आया, बल्कि मैं बताऊं, कह रहे हैं ना, बट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, हाँ, तो वो बस अभी वर्ड्स आने से पहले है जी। अभी सेम संडे को क्या हुआ, मेरी मौसी जो गाजियाबाद में है तो उनके ही पार्टी थी, हम लोग गए थे, तो मेरी मम्मी पहले से वहां आई हुई थी। मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, वो भी 1-2 शादी करते हुए पहुंची थी वहां पे, शादी में अटेंड करके। तो मम्मी, हमें पता चला था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको लूज मोशन है, वोमिटिंग हुई है। जब हम लोग पहुंचे तो मम्मी सोई हुई थी और बिल्कुल जैसे ना डल सी थी। तो हमने मेडिसिन से बात करके उनको दे दी। उसके बाद थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद हमने कहा, मम्मी से पूछे नहीं कि ठीक है कि नहीं, तो गुप्ता जी कह रहे हैं पूछने की क्या जरूरत है, चेहरा नहीं देख रहे हो, मम्मी का चेहरा बदल गया है। हाँ, चेहरे ये पे है वो डिमीनर, ये है वो डिमीनर, मतलब ऐसे हमसे पकड़ा भी, जाएगा। हाँ, दूसरे लोग पहचान रहे। फिर मम्मी ने खुद से, जो कि खाना नहीं खाई थी, तो खुद से अपनी पसंद की चीजें जो उनको लेना था वो थोड़ा थोड़ा करके फिर वो आगे बढ़ी, वो चीजें देखो एक्शन में बढ़ी, उनका हाँ, एक्शन और बदल गया। लास्ट में डांस भी किया उन्होंने। हाँ, ठीक है। तो तो मतलब ये सब चीजें हुई 2-3 घंटे के अंदर, ये बता रहे हैं हाँ, हुआ। कई बार पेशेंट वाले अटेंडेंट बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब सुबह से करवट लिए पड़ा था, जैसे ही दवाई दी अब इन्हें पहली बार करवट ली। हाँ जी। मैंने एक बार बताया था, टीपी बॉस ने मेरे पिताजी को दवाई दी थी, बुखार था उनको बहुत जबरदस्त, आंख बंद थी, मेडिसिन देने के बाद जो एब्डोमिनल ब्लीडिंग थी और जो आंख बंद थी, तो जैसे ही दवाई दी तो कुछ एक सेकंड में ही, 20-30 सेकंड में उन्होंने आंख खोली और बॉस की तरफ को थोड़ा सा कम्युनिकेट करा। तो ये इशारा था, बॉस कह रहे थे, बॉस ने कहा अरे काम हो गया भाई, सही है, बढ़िया है दवा। तो ऐसे ये हमें ऑब्जर्वेशन में पकड़ी जाती है। अगर आप उस समय मरीज से ये पूछो ना कि कैसा लग रहा, अभी मरीज भी बताने की स्थिति में नहीं होगा कई बार। हाँ जी। हाँ, शब्दों में आने से पहले के एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, जो दोनों तरफ से, जो अटेंडेंट या डॉक्टर खुद ऑब्जर्व करेगा। तो 138 फुट नोट कर लेते हैं, अच्छा इससे जुड़ा हुआ। कह रहे हैं द साइन ऑफ, हाँ बड़ा अच्छा इसलिए है कि ऐसी उम्मीद कहाँ देख करोगे आप ऐसे रिजल्ट की उम्मीद कहाँ करोगे, कब करोगे, ये है 38। कह रहे हैं द साइन ऑफ इंप्रूवमेंट इन द डिस्पोजिशन एंड माइंड हाउएवर may be expected only soon after the medicine has been taken when the dose has been sufficiently minute। आप ऐसे रिजल्ट की कामना, उम्मीद तभी कर सकते हो एज ए फिजिशियन जब आपने सफिशिएंटली माइन्यूट डोज दी हो मेडिसिन की, और खास करके ऐसे इंप्रूवमेंट उसके डिस्पोजिशन और माइंड पर प्रकट होंगे, ना कि उसकी फिजिकल प्रॉब्लम्स में। ब्रैकेट में कह रहे हैं सफिशिएंटली माइन्यूट के दैट इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। कहने का मतलब है कि जितना संभव हो सके स्मॉलर कर दो। एन अननेसेसरीली लार्जर डोज ऑफ इवन द मोस्ट सुटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट्स टू वॉलेंटली। कितनी भी बढ़िया सेलेक्टेड मेडिसिन हो, सुटेबल मेडिसिन हो होम्योपैथिक, अगर आपने उसकी लार्जर डोज दे दी तो वो बहुत ही ज्यादा उग्रता के साथ काम करेगी। एंड एट फर्स्ट प्रोड्यूसेस टू ग्रेट एंड टू लास्टिंग ए डिस्टर्बेंस ऑफ द माइंड एंड डिस्पोजिशन टू अलाउ अस सून टू परसीव द इम्प्रूवमेंट इन देम। और यदि सिमिलिमम मेडिसिन की लार्ज डोज दे दी तो वो टू वायलेंटली काम करने की वजह से पहले वो उसके माइंड एंड डिस्पोजिशन में बड़े पैमाने पर और बहुत देर तक डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी, उसके बाद जाकर के कहीं हमें उसमें इंप्रूवमेंट नजर आएगा। उससे बचने के लिए हमें सफिशिएंटली माइन्यूट डोज देनी ही होगी। हनीमैन साहब आगे कह रहे हैं आई मस्ट हेयर ऑब्जर्व दैट दिस सो एसेंशियल रूल इज चीफली ट्रांसग्रेस्ड बाय प्रीजम्पचुअस टाइरोज इन होम्योपैथी and by physicians who are converted to homeopathy from the rank of the old school। हैनीमैन साहब कह रहे हैं अपने लिए कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इतना जरूरी नियम जो है, इतना आवश्यक जो
नियम है ये मुख्य रूप से इसका उल्लंघन या तो होम्योपैथी के नौसिखियों के द्वारा होता है, जो होम्योपैथी के नौसिखिए हैं, अभी पढ़ के आए हैं, या फिर अपने कहीं डिस्कशन होता नहीं है उनका कहीं अगली नॉलेज के लिए, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट के शिकार हो जाते हैं, तो वो नौसिखिए नहीं मानते या तो इस नियम को सफिशिएंटली माइन्यूट डोज के, या फिर ये इसका उल्लंघन उन डॉक्टर्स के द्वारा होता है जो दूसरी रैंक के स्कूल से यानी कि ओल्ड स्कूल से इसमें कन्वर्ट हुए हों। एलोपैथी वाला डॉक्टर कोई होम्योपैथिक प्रैक्टिस में आया हो। अब उनके लिए कह रहे हैं, ओल्ड स्कूल वालों के लिए थोड़ा सा मार्जिन दे दिया, कह रहे हैं फ्रॉम ओल्ड प्रेजुडाइजेस दीज पर्संस अबहॉर द स्मॉलेस्ट डोज ऑफ द लोएस्ट डाइल्यूशन ऑफ मेडिसिन इन सच केसेस। इसका कारण ये है ओल्ड स्कूल रैंक वालों के होम्योपैथी में कन्वर्ट होने के बाद लार्ज डोज पर भरोसा करने का, क्योंकि ये प्रेजुडाइज रहते हैं कि भैया डोज तो 500 mg की 250 mg की काम करती, तो इसलिए चूंकि वो प्रेजुडाइज रहते हैं अपने उस आदत को लेकर के पीछे जो करके आए हैं, वो इसलिए वो कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इसलिए उनको एबहॉर का मतलब है नफरत कर, नकारना, इसलिए वो नकारते हैं स्मॉलेस्ट डोज को लोएस्ट डाइल्यूशन ऑफ मेडिसिन की इन केसेस में। और हैनीमैन लास्ट के वर्ड तो बहुत ही गजब कहेंगे, अब कह रहे हैं हेंस दे फेल टू एक्सपीरियंस द ग्रेट एडवांटेजेस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ दैट मोड ऑफ प्रोसीडिंग which a 1000-fold experience has shown to be the most salutary। और इसका परिणाम दीपशिका ये निकलता है कि वो फेल हो जाते हैं अनुभव करने में, फेल हो जाते हैं प्राप्त करने में ग्रेट एडवांटेजेस और ब्लेसिंग्स को, इस प्रक्रिया के द्वारा जो मिलता है, इस मोड ऑफ प्रोसीडिंग के तहत जो ग्रेट एडवांटेजेस मिलते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, एक्सपीरियंस मिल जाते हैं, उनके लिए फेल हो जाते हैं, जो कि हजारों बार अनुभवों में आया है देखने पर मोस्ट सैल्यूटरी तरीके से माइन्यूट डोज का रिजल्ट। और फिर आगे कह रहे हैं बहुत ही गहरी बात, दे कैन नॉट इफेक्ट ऑल दैट होम्योपैथी इज कैपेबल ऑफ डूइंग। जो होम्योपैथी कर सकती है, करने की क्षमता रखती है, वो कभी भी इसका इफेक्ट नहीं देख सकते, केवल किसकी गलती की वजह से, डोज को माइन्यूट ना करने की वजह से। और आगे कह रहे हैं लास्ट में, एक मिनट लास्ट, हाँ भैया, एंड हेंस दे हैव नो क्लेम टू बी कंसिडर्ड इट्स एडहेरेंट। और हैनीमैन साहब ने लास्ट में एक तरह से लताड़ भी लगाई है कि अगर कोई इस तरह का उल्लंघन कर रहा है, वो अपने आप को दावा ना करे कि मैं इस साइंस का अनुयायी हूं, इसको मैं एडहेरेंट हूं, मैं इसका फॉलोवर हूं। अगर एक छोटी सी गलती में सारे मार्क काट दिए हैनीमैन साहब ने। हाँ भैया अमित शर्मा, बस इसमें ना, इसमें शायद और बड़ा बात करी उन्होंने कि हजारों गुना फायदा ज्यादा होता अगर हम उस डोज को मोस्ट माइन्यूट रखते, 1000 टाइम्स सैल्यूटरी, मतलब उसका इतना ज्यादा हजार शॉन है ना, शॉन, शॉन, अगर शॉन SHOWN, शो 1000-fold experience has shown by the most salutary। हजारों बार तजुर्बा देखा गया मुझे, मैंने इस डोज को देख करके, और बड़ा सैल्यूटरी तरीके से देखा गया डोज, जो मैंने हजारों बार आजमाया, ऐसे भाव लेते हैं इसका। हाँ नहीं, आप सही हो, आप भाव सही आ रहा था, लेकिन इसमें मैं कहीं खड़ा हूँ। हाँ अच्छा, आप कहीं खड़े हो, तेरे पे पेनल्टी लगेगी, ऑर्गन लेके नहीं बैठता तू। अरे मैं कहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, नहीं आपका तजुर्बा हमारे काम आ रहा है, इसके लिए आपका स्पेशल थैंक यू। आप हर परिस्थिति में हमारे साथ होते हो, चाहे खड़े हो, बैठे हो, बाहर हो। चलो ठीक है दोस्त, फिर है सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद, राम राम, राम राम, राम राम सबको, राम राम, राम राम साहब, राम राम जी, राम राम सर, राम राम भैया।